नमस्कार। जनादेश का एक और अंक लेकर हाजिर हूं मैं कुलदीप फेरान और स्वागत है सभी दर्शकों का आज के इस अंक में। तो लोकसभा के 7वें चरण के चुनाव में अब बस एक दिन का प्रचार बाकी है और इन्हीं अंतिम दिनों में सभी दल और नेता अपना दमखम दिखा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में भी लोकसभा के साथ साथ प्रदेश की राजनीतिक दिशा तय करने वाला उपचुनाव काफी अहम रहने वाला है। चुनाव प्रत्याशियों की जीत और हार तो 4 जून को तय होगी, लेकिन प्रदेश के हर मतदाता को 1 जून को वोट डालकर अज्ञानता के अंधेरे पर अपनी जीत सुनिश्चित करनी है और उंगली पर लगी स्याही ही इस जीत की परिचायक होगी। जनादेश में आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की जनादेश सुर्खियां। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ऊना के कुटलैहड़ में किया चुनाव प्रचार। कांग्रेस राज में अर्थव्यवस्था के कमजोर होने का लगाया आरोप। कहा कांग्रेस ने न सड़कें दी न रोजगार। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कुल्लू के ढालपुर में की जनसभा। विक्रमादित्य सिंह के लिए मांगे वोट, केंद्र सरकार पर लगाया आपदा में हिमाचल की मदद न करने का आरोप। हमीरपुर से भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने प्रियंका गांधी पर साधा निशाना। हिमाचल की जनता को गारंटियों के नाम पर गुमराह करने का लगाया आरोप। विक्रमादित्य सिंह का जयराम ठाकुर पर जुबानी हमला, क्षेत्रवाद की राजनीति का लगाया आरोप। जयराम का पलटवार, बोले इस्तीफे का क्या हुआ बताएं विक्रमादित्य। और 1 जून को मतदान के लिए प्रदेश में सभी तैयारियां पूरी। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए साइकिल पर मंडी से चंबा पहुंचे इलेक्शन आइकॉन जसप्रीत पाल। जनादेश की शुरुआत आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हिमाचल दौरे से करेंगे। भाजपा के स्टार प्रचारक नितिन गडकरी ने आज ऊना के कुटलैहड़ में चुनाव प्रचार किया और भाजपा प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील की। इस दौरान गडकरी ने कहा कि यह चुनाव भाजपा या कांग्रेस के भविष्य का फैसला करने वाला चुनाव नहीं है, बल्कि यह जनता के भविष्य का फैसला करने वाला चुनाव है। उन्होंने कहा कि 60 साल में कांग्रेस ने देश पर राज किया, लेकिन कांग्रेस गरीबी को कभी दूर नहीं कर पाई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राज में गांव में सड़कें नहीं थी, लोगों के पास काम नहीं था और यह सब सिर्फ कांग्रेस की गलत नीतियों की वजह से हुआ। गडकरी ने कहा कि देश की तकदीर को अगर बदलना है और देश को अगर विश्व गुरु बनाना है तो काम करने वाली सरकार लानी होगी और भाजपा ही इस सपने को साकार कर सकती है। कांग्रेस के साथ कभी कहा हम हिमाचल प्रदेश को समृद्ध संपन्न बनाना चाहते हैं। गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण करना चाहते हैं। हिमाचल प्रदेश को अच्छे रोड देना चाहते हैं। हिमाचल प्रदेश के लोगों का इनकम बढ़े, टूरिज्म बढ़े, युवाओं को रोजगार मिले और टूरिज्म में हिमाचल प्रदेश देश का एक प्रमुख राज्य बने, ये हमारी कोशिश है। ये पानी बिजली रोड के बिना संभव नहीं है और इसलिए इस प्रकार की डेवलपमेंट के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने जो 60 साल में नहीं किया है वो केवल 10 साल में हमारी सरकार ने करके दिखाया। हमें इस देश की तकदीर को बदलना है, यह देश के भविष्य को बदलना है, हमारी मातृभूमि को, हमारे हिंदुस्तान को दुनिया का विश्व गुरु बनाना है, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है, तीसरी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनानी है और ये बनाने के लिए ईमानदारी से सही नीतियों के साथ काम करने वाली सरकार चाहिए। अगर आप मोदी जी के नेतृत्व में फिर से एक बार हमारी सरकार लाओगे तो आपका ये सपना हम पूरा करके दिखाएंगे। इस विश्वास देने के लिए मैं आपके पास आया। उधर भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर में चुनाव प्रचार करते हुए आज स्थानीय लोगों से मुलाकात की। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर जमकर जुबानी हमला बोला। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने देश के साथ वर्षों तक अन्याय किया, जबकि हमारे साथ के देश आज विकसित बन चुके हैं, लेकिन भारत अब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस को मोदी फोबिया हो गया है और कांग्रेस के लोग कभी राम सेतु का अपमान करते हैं तो कभी राम मंदिर पर सवाल उठाते हैं, कभी राम मंदिर पर ताला लगाने की बात करते हैं तो कभी गरीबी मिटाने की झूठी बातें करते हैं। उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधा और कहा कि केजरीवाल झूठ बोलने में माहिर हैं और उनका झूठ बेनकाब हो चुका है।
कांग्रेस को मोदी फोबिया हो गया है। कभी अपमान करते थे कांग्रेस के लोग, अब वो कभी राम भगवान को भी काल्पनिक बताते हैं, राम सेतु को ना के नाम बताते हैं, राम मंदिर को कोई कांग्रेस और उनके सहयोगी दल ताला लगाने की बात करते हैं, बुलडोजर चलाने की बात करते हैं। और मैं श्रीमती प्रियंका गांधी जी से कहना चाहता हूं, मोदी जी ने जो गरीबों के लिए किया है वो गरीब कल्याण आज तक कोई नहीं कर पाया। कांग्रेस ने 60 साल तक लोगों को ठगा, गरीबी हटाओ के नारे देती रही, लेकिन कभी गरीबी नहीं हटी। लेकिन जिस गरीब को पक्का मकान, शौचालय, बिजली का कनेक्शन, रसोई गैस का सिलेंडर, मुफ्त में अनाज, मुफ्त में इलाज मिला होगा और पानी उसके घर द्वार तक पहुंचा होगा, उसके लिए तो मोदी जी एक बड़ा वरदान है। जो ईश्वर उनके लिए कर सकता है, वो ईश्वर की कृपा रही, तभी जाके ये सरकार बनी और ईश्वर की कृपा से गरीबों का कल्याण मोदी जी कर पाए। दूसरी ओर कांग्रेस की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी ने आज कुल्लू के ढालपुर में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान प्रियंका ने मंडी संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह के लिए वोट अपील करते हुए कहा कि हिमाचल में आपदा के समय कांग्रेस सरकार का हर मंत्री और हर नेता लोगों के बीच दुख दर्द बांटने पहुंचा, लेकिन केंद्र सरकार ने जानबूझकर हिमाचल की आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं किया, क्योंकि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार थी। प्रियंका ने कहा कि केंद्र सरकार ने हिमाचल के लिए आर्थिक मदद नहीं भेजी, बल्कि हिमाचल की कांग्रेस सरकार को गिराने की नाकाम कोशिश की। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा किसी भी हाल में सत्ता को अपने पास रखना चाहती है। उन्होंने कहा कि लोगों को टनल की सौगात मिली, ये अच्छी बात है, और इस टनल का शिलान्यास यूपीए सरकार में हुआ था और सोनिया गांधी ने इसका शिलान्यास किया था। हमारी प्रिय नेता श्रीमती प्रियंका गांधी का जिस सरकार को आपने चुना, जो कांग्रेस की सरकार है, उसको जो आपने चुना, आपने फिर से यही राजनीति का मिसाल पूरे देश में दिखाया। यहाँ आपदा आई, आपके मुख्यमंत्री जी 24 घंटे आपके लिए उपलब्ध रहे। विक्रमादित्य जी, सुंदर ठाकुर जी, जितने भी मंत्री थे मंत्रालय के, वो सब जमीन पे आ गए, सबने मदद की, दिन रात काम किया। जहां पर्यटक फंसे थे वहां मदद की, जहां किसी के घर में शोक था वहां पहुंचे राहत पहुंचाने के लिए। दूसरी तरफ आपने भाजपा की भी असलियत देखी, आपने उनकी सच्चाई देखी। मोदी जी कहते हैं उनका दूसरा घर है। अपने दूसरे घर में इतनी बड़ी आपदा आई, इतना संकट हुआ, इतनी चोट पहुंची, और आप इसे राष्ट्रीय आपदा ही नहीं घोषित कर रहे। क्यों? क्योंकि यहाँ कांग्रेस की सरकार है, तो इसका मतलब है कि आपके लिए तो राजनीति महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर राष्ट्रीय आपदा घोषित कर देते तो केंद्र से राशि आती, जैसे अलग अलग प्रदेशों में गई है। जहां आपदा हुई है भाजपा का, जहां प्रदेश की सरकार है, वहां इन्होंने राशि भेजी। जनादेश यानी जनता का आदेश आने का दिन नजदीक है, और उससे पहले 1 जून को जनता अपने पसंदीदा राजनीतिक किरदार के लिए वोट करेगी। उससे पहले चुनाव प्रचार के बीच जुबानी बयानबाजी का दौर भी जारी है, और इस बीच कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी एक दूसरे पर जमकर हमला बोल रहे हैं। विक्रमादित्य सिंह ने जहां जयराम ठाकुर पर जुबानी निशाना साधा, तो वहीं जयराम ने भी विक्रमादित्य सिंह द्वारा हाल ही में दिए गए इस्तीफे को लेकर उन पर सवाल उठाए। मंडी से हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल में जो मंत्री हैं विक्रमादित्य जी, वो चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से। आज तक वो स्पष्ट नहीं कर पाए कि जो पत्रकार वार्ता आपने की है, जिसमें आपने जिक्र किया है कि मेरे पिताजी, पूज्य पिताजी का फोटो हर पोलिंग बूथ पर लगाया गया, उनके नाम से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, और कांग्रेस की सरकार में अपनी ही पार्टी के मुख्यमंत्री से जब मैंने गुहार की कि उनके दुखद मृत्यु के पश्चात हम सब परिवारजनों की इच्छा है कि उनकी प्रतिमा लगाई जाए शिमला के रिज के मैदान में, लेकिन वो अनुमति अभी तक नहीं मिल पाई, और नहीं मिलने के कारण मैं समझता हूं कि मेरा मंत्रिमंडल में रहने का कोई औचित्य नहीं है। मैं त्यागपत्र देता हूं। क्या उस त्यागपत्र का हुआ? आपने त्यागपत्र दिया है,
और ये कह करके दिया है कि उनके पिताजी का अपमान हुआ है, उनकी भावनाओं का अपमान हुआ है। और आज अपनी स्थिति को स्पष्ट करें। पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी आज उन्होंने मंडी संसदीय क्षेत्र के अंदर ही ऊपरले मंडी और निचले मंडी का नारा देकर रखा हुआ है। मैं उनको ये जवाब देना चाहूंगा, विक्रमादित्य सिंह ना मंडी का है, ना कुल्लू का है, ना मनाली का है, ना रामपुर का है। विक्रमादित्य सिंह हिमाचल का पुत्र है और हिमाचल की आवाज को उठाने में हम विश्वास रखते हैं। हम क्षेत्रवाद की राजनीति में विश्वास नहीं रखते। ये बात मैं उनको कहना चाहता हूं। हम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कार्य करेंगे। हमने पहले भी मंत्री रहते हुए भी दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से मिले, नितिन गडकरी जी से मिले और मंत्रियों से मिले, और जहां तक हिमाचल प्रदेश के विकास की बात है, हमने कहा कि अगर विकास के मुद्दे होंगे हम कंधे से कंधा मिलाकर केंद्र सरकार के साथ भी आगे चलेंगे। हम 15-16 महीने में 3650 करोड़ रुपए हिमाचल के सड़कों के नवीनीकरण के लिए लेकर आए, 800 करोड़ रुपए के टेंडर नाबार्ड के माध्यम से लगाए, और इसी वचनबद्धता के साथ हम हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हिमाचल के हितों को, देश के हितों को आगे रखते हुए बढ़ेंगे और विकास के कार्यों को निरंतर आगे लेकर जाएंगे। ये विश्वास मैं आपको दिलाना चाहता हूं। और वक्त हो चला है वोट यात्रा का, जिसमें जनादेश की टीम जमीनी स्तर पर जाकर जानती है मतदाता के मन में छिपी बात। जनादेश की टीम आज पहुंची है मंडी, जहां हमारे संवाददाता ने स्थानीय लोगों से बात करके उनके मुद्दे जाने और जाना कि वो किन मुद्दों को लेकर मंडी में जो है अपना प्रत्याशी चुनने जा रहे हैं। देखते हैं ये वोट यात्रा। डीडी न्यूज़ की वोट यात्रा इस वक्त पहुंची है मंडी जिला के द्रंग विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाले द्रंग में। यहाँ के लोगों की समस्या है कि यहाँ पर एक वर्षों पुराना पुलिस थाना हुआ करता था, जो अब यहाँ से पद्दर शिफ्ट कर दिया गया है और लोगों को अब अपने प्रमाण पत्र बनवाने के लिए बड़ी लंबी यात्रा जो है वो करनी पड़ रही है। लोगों की मांग है कि यहाँ पर जो है वो पुलिस चौकी खोली जाए। आइए हम यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उन्हीं से बातचीत करते हैं और जानते हैं उनकी समस्या और मांग के बारे में। सर, हमारी डिमांड ये है स्थानीय लोगों की कि यहाँ पे जो है वर्षों पुरातन काल से जो है यहाँ पे थाना था, लेकिन थाने के पश्चात क्या हुआ, अभी अफरा तफरी में कुछ महीने पहले ही उस थाने को जो है यहाँ से जो है वो स्थानांतरित करके पद्धर ले जाया गया। और पद्धर भी जो है उसे सरकारी बिल्डिंग में ना सही जो है एक तहसील का जो कार्यालय है वहाँ पे जो है अस्थायी रूप पे ले जाया गया। और उसके लिए हम सभी लोगों ने स्थानीय जितनी भी ग्राम पंचायतें यहाँ से टांडू ग्राम पंचायत हो, मैगल हो, पाली हो, सिलग हो, हमारी त्रैम्बली हो, ये सारी ग्राम पंचायतें जो हैं इन्होंने जो है एक हस्ताक्षर अभियान चलाकर जो है आदरणीय विधायक पूरनचंद ठाकुर जी के माध्यम से सुखविंदर सुक्खू जी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं हिमाचल प्रदेश के, उनको जो है ज्ञापन सौंपा कि इस थाने को अगर आप ले भी जा रहे हैं किसी भी मंशा से तो चौकी तो जो है इस द्रंग क्षेत्र को आपको देनी चाहिए, क्योंकि यह क्षेत्र के मध्य में जो है विभाग का स्थान पड़ता है और विभाग की ही 8 से 9 बीघा भूमि जो है यहाँ पे है। तो इसके लिए ये सरकार को सोचना जरूरी है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम जल्दी इसको करेंगे, लेकिन अब चुनाव है, हमें आशा है कि जल्द से जल्द जो है सरकार इस पर फैसला लेगी और थाना ना सही परंतु चौकी जो है यहाँ के लोगों को देगी, जिससे लोगों को जो है सहूलियत प्रदान। डिमांड है कि यहाँ जो चौकी रहनी चाहिए, क्योंकि यहाँ प्रस्ताव वगैरह जो होते हैं तो हमारे को पद्धर जाना पड़ता है। तो सभी का डिमांड है कि यहाँ खोलनी चाहिए, जिसके विभाग को भी दी गई थी, मुख्यमंत्री जी को भी दिया गया था, जैसे प्रधान जी ने बोला, तो उसका कुछ भी नहीं हुआ। तो हम चाहते हैं कि इसकी मतलब यह थाना यहीं खोलना चाहिए। पुलिस विभाग यहाँ बीच में ना आज खंडर बन गया हो। अगर वो बहुत पुरानी चौकी थी, ये वो शुरू से थाना नहीं था वो, लेकिन प्रमोट हुआ है, अपग्रेड हुआ है, तो उसको थाना ले गए, उधर कोई बात नहीं, लेकिन चौकी तो यहाँ रहनी चाहिए। पब्लिक का भी इसमें बड़ा रोष है, क्योंकि प्रशासन सरकारें आती है जाती है, ऐसा नहीं है। आज सुखपुर सरकार है, कल कोई दूसरी सरकार आएगी, वो नहीं है मतलब हमारे जो गवर्नमेंट संस्था है वहाँ बरकरार रहनी चाहिए। और यहाँ स्कूल साथ में, और आजकल तो पता ही है कि सभी को मालूम है कि बच्चों की कितनी हालत ख़राब है, नशा करते हैं, तो थोड़ा उसका डर रहता था।
आने वाली पीढ़ी जो है हमारी ठीक चलती। मगर फिर ठीक क्या चलनी, जो चीज़ें यहाँ थी वो सारी ले गए। जब से यहाँ से चौकी चले गई है तो यहाँ बहुत सारे हुड़दंगी होते हैं जो शोर मचाते हैं, उनको डर नहीं रहा है अभी, और हमें बहुत मुश्किल हो रही है और हमारे मन में बहुत रोष है। अगर कोई हुड़दंगी होते तो हम महिला मंडल प्रधान कुछ भी अपना कदम उठाते थे तो हम उनको सूचित करते थे और वो हमारी सहायता करते थे। अब हम किसको बताएं, हमें बहुत रोष है, तो हम चाहते हैं कि पुलिस चौकी दोबारा यहाँ आए। जो हमारा सबसे पुराना यहाँ पर जो चौकी थी उसको वापस लाएं। सरकार का ये मतलब नहीं कि जो सैकड़ों साल पुरानी जो भी यहाँ पर सरकारी कार्यालय है उसको उठा कर किसी और जगह ले जाए। ठीक है, थाना वहाँ पर बनाए, लेकिन हमारी चौकी हमें दें। पुलिस चौकी का हम विरोध करते हैं। यहाँ से जो पदर के लिए गई है ना, ये यहाँ कितनी 50 साल के लगभग यहाँ हो गए, तो उसके बाद यहाँ क्यों ले गए, पदर में क्यों ले गए, इसका विरोध है। इतनी पंचायतों का यहाँ पॉपुलेशन है, वो कहाँ जाएगी। अगर थाना पद्धर में खोल भी दिया गया है तो यहाँ पर जो पुलिस चौकी है उसको जो है वो दोबारा से बहाल किया जाए। यहाँ पर जो है वो पुलिस चौकी की सुविधा जो है वो लोगों को दी जाए। डीडी न्यूज़ हिमाचल के लिए मंडी जिला के द्रंग से वीरेंद्र भारद्वाज। लोकसभा चुनाव के साथ साथ 1 जून को प्रदेश की जनता 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए भी वोट करेगी। उपचुनाव को लेकर भी राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशी लगातार प्रचार में जुटे हुए हैं। लाहौल स्पीति से कांग्रेस प्रत्याशी अनुराधा राणा ने भी अपने प्रचार के दौर के बीच दूरदर्शन से खास बातचीत की है और साथ ही अपनी जीत का दावा भी किया है। दूरदर्शन के खास कार्यक्रम जनादेश में आज हमारे साथ है कांग्रेस प्रत्याशी अनुराधा राणा जी। जी मैडम, आपका स्वागत है। जी, आप ये बताएं कि सियासी उठक पटक के बीच लंबे मंथन के बाद जो है पार्टी ने आपको ही टिकट दिया। काफ़ी लंबे सूची थी, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, पार्टी हाईकमान का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने 52 साल बाद एक महिला को टिकट दिया है। और हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमारे अन्य 18-20 दावेदार और भी थे, पर काफ़ी सोच विचार विमर्श करके जो अंत में जो फैसला लिया उसका हम स्वागत करते हैं, क्योंकि जन समर्थन इनको भी ध्यान में रखना होता है और बाकी जो अन्य दावेदार थे उनका भी समर्थन मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि सही फैसला हाईकमान ने लिया है। जी, अगर हम बात करें तो आपने स्पीति का पूरा दौरा किया और आप लाहौल में भी चुनाव प्रचार पे हैं, तो किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं और कैसा समर्थन जनता का आपको मिल रहा है? लगभग हम आधे से ज़्यादा लाहौल स्पीति का दौरा कर चुके हैं। स्पीति लगभग हमने पूरा कवर कर दिया है और लाहौल भी कवर करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, हम हमेशा मुद्दों पे बात करते हैं और मुद्दे और प्राथमिकताएं हर घाटी की अलग अलग है। कहीं पे टूरिज़्म एक मुद्दा है, कहीं पे हमारे जो ट्राइबल राइट्स है जो ओवरऑल एक मुद्दा है। इसके अलावा पानी की समस्या है, बाढ़ अफेक्टेड क्षेत्र है, मतलब अलग अलग तरह की प्राथमिकता है। शिक्षा और स्वास्थ्य ऐसी चीज़ें जो हमारा ओवरऑल पूरे जिला का है, तो ये सभी मुद्दे हैं जिसके लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। जी, अगर हम बात करें तो त्रिकोणीय मुकाबला लाहौल स्पीति में देखा जा रहा है। पूर्व मंत्री रामलाल मारकंडा निर्दलीय लड़ रहे हैं और कांग्रेस के पूर्व एमएलए रवि ठाकुर जी भी चुनाव मैदान में है, वो पूरा दमखम लगा रहे हैं। तो ऐसे में आप मुख्य मुकाबला किसके साथ मानते हैं कि आपका मुकाबला किसके साथ हो रहा है? जी देखिए, मुकाबले में अन्य 2 हो या 5 हो, सभी से हम सबको अपने मुकाबले के उसमें रखते हैं। ऐसा हम किसी की तुलना नहीं कर सकते। तो सभी अपनी जगह अपनी अपनी मेहनत कर रहे हैं। अब ये देखने वाली बात होगी, समय बताएगा कि कौन किस पोजीशन में रहता है। अगर हम बात करें तो जैसे कि आप कई बार बोल चुके हैं कि 52 साल बाद किसी महिला प्रत्याशी को कांग्रेस पार्टी ने चुनाव मैदान में उतारा है, तो ये महिला सशक्तिकरण के लिए कितनी मिसाल है और इसका कितना फ़ायदा आपको मिलेगा, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बिल्कुल, ये एक महिला सशक्तिकरण की मिसाल ही है। अगर महिला सशक्तिकरण की हम बात करें तो महिला सशक्त तब होती है जब उसके पास पावर हो या पॉलिसी मेकिंग में उसका कोई रोल हो। एक दिन 8 मार्च को महिला दिवस मनाने से महिला सशक्त नहीं होती। तो कांग्रेस पार्टी ने कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण की मिसाल आज फिर से एक बार पेश की, जो 52 साल पहले भी की थी, आज फिर से की है। और मुझे पूरा भरोसा है कि ना सिर्फ महिला सशक्तिकरण बल्कि लोग जो है हमारे लाहौल स्पीति के बदलाव के लिए इस बार समर्थन और वोट देने जा रहे हैं। महिलाओं का तो एक तरफा समर्थन मिलेगा ही, पर जितने भी हमारे अन्य लोग हैं, अन्य जनता है, चाहे पुरुष वर्ग है या हमारे युवा साथी, सभी बदलाव के लिए आगे आ रहे हैं। जी, अगर हम बात करें तो मीडिया का रुझान हो या सब यही मुद्दा प्रमुखता से उठा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने जो वादा किया था कि महिलाओं को 1500 रुपये देंगे, लेकिन अधिकतर महिलाएं ये बोल रही हैं कि उनको ये 1500 रुपये नहीं मिला। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारी सरकार ने 1500 रुपये देने का कार्य शुरू कर दिया है, आप जानते हैं।
और 1100 से अधिक महिलाओं को अभी इसका लाभ मिल रहा है लाहौल स्पीति की अगर हम बात करें, और समय आने पे इसका विस्तारीकरण और होगा। इसका विस्तारीकरण उतना क्यों नहीं हो पाई ये आप सभी जानते हैं, क्योंकि हमारे पूरे प्रदेश में इतनी भयानक आपदा आई और आर्थिक बोझ हमारे प्रदेश में बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो ये एक कारण है कि इसका उतना विस्तार नहीं हो पाया, पर आने वाले समय में इसका विस्तारीकरण बेहतर होगा, ये ऐसी हमें आशा है अपनी सरकार से। जी मैम, आपसे अंतिम क्वेश्चन ये रहेगा कि लंबी सूची थी, 18 से 20 प्रत्याशी मैदान में थे, क्या उन सब का आपको भरपूर समर्थन मिल रहा है कि कहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि युवा प्रत्याशी सब थे, कहीं भीतरी घात का अंदेशा तो नहीं, क्या कहना चाहें? जी, अभी उम्मीद तो यही है कि सभी हमारे साथ चल रहे हैं और खुले तौर पे सभी हमारा समर्थन भी कर रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि अंदरूनी तौर पे भी यही चल रहा होगा। बाकी तो वक्त ही बता पाएगा कि क्या सच्चाई है। कांग्रेस प्रत्याशी का साफ तौर पर कहना है कि उन्हें भरपूर जन समर्थन मिल रहा है और वो मुद्दों पर जो है राजनीति कर रहे हैं और जनता के बीच जा रहे हैं और अपने जीत को लेकर आश्वस्त हैं। जनादेश के लिए केलंग लाहौल स्पीति से मैं कुंदन शर्मा। वहीं दूसरी ओर लाहौल से ही भाजपा के टिकट पर प्रत्याशी रवि ठाकुर भी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। रवि ठाकुर ने आने वाले उपचुनाव में भाजपा की जीत का दावा किया है और कह रहे हैं कि उन्हें जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। रवि ठाकुर ने भी दूरदर्शन से खास बातचीत की है, आइए देखते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। सियासी हलचल के बीच अब रवि ठाकुर जी भाजपा के प्रत्याशी हैं। जी सर, आप ये बताएं कि किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं और जनता का कैसा समर्थन मिल रहा है? मैं अभी लाहौल स्पीति से उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हूँ। पूरे भारतवर्ष में वैसे तो ये चल ही रहे हैं चुनाव हमारे सांसद के, तो किसको देखते हैं। ज़्यादा समस्या लाहौल स्पीति में हमारे पेयजल योजनाओं की है और हमारे उठाओ जल योजना है, वो अभी काफ़ी ज़्यादा बनने को है, और इसी तरह से भाव योजनाएं, क्योंकि हमारी जितनी भी ज़मीनें हैं यहाँ पे बागवान है या किसान है, उनके लिए हम प्राथमिकता पे चाहते हैं कि हर जगह पानी पहुँचे, और दूसरा नलों में भी पहुँचे, हर नल में पहुँचे। और हमारा ये भी योजना है जो कि हमने शुरू कर दी है विधायक के कार्यकाल में हमने, कि यहाँ पे एंटी फ्रीजिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंटी फ्रीजिंग मतलब 5-6 महीने कई जगह तो पानी बिल्कुल फ्रीज ही रहता है पाइपों में, और कई जगह 3 से 3.5 महीने भी फ्रीज रहता है। तो हमने केलोंग के आसपास की पंचायत, जिस्पा की पंचायतें, काजा की कुछ जगह आसपास के चिन्हित किए हैं, जहाँ पे हमने तकरीबन 30 से 35 करोड़ की लागत से ये योजना शुरू करी है। और पूरे लाहौल स्पीति घाटी में एंटी फ्रीजिंग होना बहुत अनिवार्य है कि लोगों को सुचारू रूप से नलकों में भी पानी आए। तो ये हमारी प्राथमिकता पे हम ये कार्य करेंगे किसानों बागवानों के लिए, और इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि जो शीतकालीन में पर्यटन आता है हमारा, चाहे वो हमारा धार्मिक पर्यटन है या हमारा साहसिक पर्यटन है, उनको इससे बहुत बड़ी सौगात मिलेगी जनता को। जी, अगर हम बात करें तो जी पूर्व विधायक रामलाल मारकंडा भी इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनके चुनाव में होने से आप क्या देखते हैं कि कितना डेंट आपको डाल सकते हैं या आप उसको किस तरह से लेते हैं? जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि बड़ी अनुशासित है और विश्व में सबसे बड़ी पार्टी है। कोई भी व्यक्ति विशेष करके नियम के बाहर कोई कार्य करता है तो मेरा नहीं ख्याल है उसमें कोई डेंट। जनता सब कुछ जानती है, लड़ रही है तो निश्चित रूप से हमारी सरकार बन रही है केंद्र में। और जहाँ तक हिमाचल प्रदेश में उपचुनावों की बात है, वो भी सब जानते हैं कि उपचुनाव क्यों हो रहे हैं। सरकार की कोई कमी रही होगी, 40-43 विधायक जिस सरकार को समर्थन दे रहे हैं, एक ही साल में MP राज्यसभा जीत जाता है, तो क्या वजह रही कि हमें निष्कासित किया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जनता ने जब हमें 5 साल के लिए चुना और एक ही साल में हमें निष्कासित कर रहे हैं गैर कानूनी तरीके से, तो जनता उसका जवाब खुद देगी। जी, अगर हम बात करें तो जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, जिन्हें ये माना जा रहा है कि राजनीति में आप ही लाए, आप उनके राजनीति के गुरु रहे हैं, लेकिन आज वो आपके प्रतिद्वंदी है, तो इसको किस तरह से आप देखते हैं? युवा और ये अपनी महिला होने के नाते, पढ़े लिखे होने के नाते मैं उन्हें लाया था राजनीति में। मुझे लग रहा था कि अच्छा कार्य करेंगे, इसलिए हम लाए थे। तो ठीक है, वो कांग्रेस के अभी प्रत्याशी है, मगर एक अचंभा जरूर होता है मुझे कि वो अभी जिला परिषद के अध्यक्ष है, जिला परिषद के, और कुर्सी पे काबिज है और एक गरिमा वाला पद है ये, और अभी इसका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ तो दूसरा कार्यकाल थमा रहे हैं उससे। तो इंटरनल मैटर है इनका, पर अचंभा जरूर हो रहा है मुझे। जी, अगर हम बात करें तो आप कई सालों से कांग्रेस से भी चुनाव लड़ते आ रहे हैं, तो आप भाजपा के तौर पर आप उम्मीदवार हैं, तो संगठन का जो कार्य प्रणाली है उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, किस तरह से देखते हैं इसको आप? काफ़ी फर्क है। कांग्रेस
की जो कार्य प्रणाली है और भारतीय जनता पार्टी की एक नियमानुसार और अनुशासन में चलती है, और इसमें मुझे नहीं लगता कि गणेश परिक्रमा ज़्यादा है। इसमें कार्तिक जी के जो कार्यकारिणी है, जिस तरह से उन्होंने शंकर जी के बोलने पे पूरे ब्रह्मांड का एक परिक्रमा की थी, तो भारतीय जनता पार्टी भी जन जन के पास जाते हैं और उनकी तरह कार्य करते हैं। गणेश परिक्रमा ठीक है, वो देवी देवताओं के आप जब उस तरह का आपका चित्त हो जाता है तो वो गणेश परिक्रमा भी ठीक है, मगर जब मनुष्य के रूप में मुझे लगता है कि ये तो आप खेत खलिहान में जाएंगे, जब बीज बोएंगे तभी उपजाऊ होगा। जैसे कि आपने सुना कि लोकसभा चुनाव के लिए कई राजनीतिक पार्टियां मैदान में हैं। 6 चरणों का मतदान हो चुका है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि पहले आम चुनाव में पार्टियों को चुनाव चिन्ह कैसे दिए गए थे? क्या है चुनाव चिन्ह से जुड़ा इतिहास? इसी पर आधारित है हमारा आज का चुनावी किस्सा, जो कि किस्सा नहीं बल्कि चुनाव चिन्ह की पूरी कहानी है। सबसे पहले बात करते हैं भारत के सबसे पुराने राजनीतिक दल कांग्रेस की। वर्तमान में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ यानी पंजा है, लेकिन जब 1951-52 में देश का पहला आम चुनाव हुआ था, उस समय जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस 2 बैलों की जोड़ी के चुनाव चिन्ह पर वोट मांगा करती थी। करीब 2 दशक तक कांग्रेस पार्टी इसी चिन्ह के साथ चुनावों में उतरती रही और यह निशान आम लोगों और किसानों के बीच तालमेल बनाने में सफल रहा। लेकिन 1970-71 में कांग्रेस के विभाजन के चलते 2 बैलों की जोड़ी वाले चिन्ह को चुनाव आयोग ने जब्त कर लिया था। उस वक्त कामराज के नेतृत्व वाली पुरानी कांग्रेस को तिरंगे में चरखा और इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी को गाय और बछड़े का चुनाव चिन्ह देकर विवाद को निपटाया गया। इसके बाद वर्ष 1977 में आपातकाल खत्म होने के बाद इंदिरा गांधी की नई कांग्रेस की लोकप्रियता में काफी गिरावट आ गई थी। इसी दौर में चुनाव आयोग ने गाय और बछड़े के चिन्हों को भी जब्त कर लिया था। उस वक्त कांग्रेस एक मुश्किल दौर से गुजर रही थी। कहा जाता है कि उस समय इंदिरा गांधी तत्कालीन शंकराचार्य स्वामी चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती का आशीर्वाद लेने पहुंची और उनकी बातें सुनने के बाद शंकराचार्य मौन हो गए थे और कुछ देर बाद उन्होंने अपना दाहिना हाथ उठाकर इंदिरा को आशीर्वाद दिया था। कहा जाता है कि कांग्रेस के वर्तमान चुनाव चिन्ह की कहानी यहीं से शुरू हुई थी। 1979 में कांग्रेस में एक और विभाजन होने के बाद इंदिरा गांधी ने कांग्रेस आई की स्थापना की। इंदिरा गांधी ने पार्टी नेता आर.के. राजारत्नम के कहने पर शंकराचार्य के आशीर्वाद वाले पंजे को चुनाव चिन्ह बनाने का निर्णय लिया, जो कि चुनाव में कांग्रेस को बड़ी जीत दिलाने में मददगार रहा। तो ये तो बात थी कांग्रेस की, और अब भाजपा की बात करते हैं। देश में पहले आम चुनाव के समय आज की भाजपा को अखिल भारतीय जनसंघ के नाम से जाना जाता था। उस समय जनसंघ का चुनाव चिन्ह जलता हुआ दीपक हुआ करता था। उस चुनाव में एक और पार्टी थी, किसान मजदूर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह झोंपड़ी था। 1977 में यही झोंपड़ी के निशान वाली प्रजा पार्टी का विलय दीपक के चिन्ह वाले जनसंघ और चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व वाले भारतीय क्रांति दल में हो गया। इसके बाद जनता पार्टी नाम की एक नई पार्टी अस्तित्व में आई और इसका चुनाव चिन्ह कंधे पर हल लिए किसान हुआ करता था। हालांकि यह संगठन ज्यादा समय तक नहीं चल सका। 1980 में जनता पार्टी के बिखरने के बाद पूर्ववर्ती जनसंघ के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी का गठन किया, जिसे कमल का फूल चुनाव चिन्ह के तौर पर मिला, जो आज तक पार्टी का चिन्ह है। वहीं चौधरी चरण सिंह की अगुवाई वाले लोक दल को खेत जोतता हुए किसान का चुनाव चिन्ह मिला। और अब रही बात हाथी और साइकिल की, तो 1984 में नेता कांशीराम ने बसपा यानी बहुजन समाज पार्टी का गठन किया और हाथी को अपना पार्टी का चुनाव चिन्ह बनाया। वहीं मुलायम सिंह यादव ने सन 1992 में समाजवादी पार्टी बनाई और उनको चुनाव चिन्ह साइकिल मिला। मतदान का दिन अब बेहद नजदीक है और मतदाताओं को अपने इस अधिकार के प्रति जागरूक करने के लिए चुनाव आयोग सहित कई अन्य विभाग और आम जनमानस भी अपनी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। लोकतंत्र की कीमत बस यही वोट है जो आपको इसे कायम रखने के लिए चुकानी होती है। मतदान का महत्व का संदेश दे रही है ये वोटो अपील की प्रस्तुति। पूरी दुनिया को ये मिसाल है, मेरे भारत का संविधान है। पूरी दुनिया को ये मिसाल है, मेरे भारत का संविधान है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार है, नए भारत का ये सुविचार है। मान है, सम्मान है, अभिमान है, मतदाता मेरे देश का
आपका वोट है आपकी ताकत, लोकतंत्र की है ये एक छोटी सी लागत। तो सही उम्मीदवार का करो चुनाव, बेईमानों के बदलो हाव भाव, प्रजातंत्र में खेलो वोट का दाव। जनादेश में आज इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। देखते रहिए डीडी न्यूज हिमाचल। नमस्कार।